सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना के इस YouTube चैनल YouTube प्लेटफॉर्म पर एक अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। और ये वाला वीडियो स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है MA फाइनल के विद्यार्थियों का, क्योंकि उनका जो प्रथम पेपर है वो है निबंध नाटक और आलोचना, जिसमें हमने नाटक या नाट्य साहित्य को हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले की क्लासेस जो हुई हैं उसमें हमने बात की है नाटकों के प्रारंभ से लेकर अब तक हम जहाँ पर आए हैं वो है प्रसाद युग। प्रिय विद्यार्थियों, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि नाट्य साहित्य कहाँ से शुरू हुआ और उसके विकास के कितने सोपान हैं। उन सोपानों में से हमने प्रथम 2 सोपान अर्थात भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में काफ़ी गहनता से विचार कर लिया। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे परीक्षा की दृष्टिकोण से और संपूर्ण नाट्य साहित्य को समझने की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो नाटकीय साहित्य का या नाट्य साहित्य का ये जो युग है, ये जो एरा है, इसका नाम है प्रसाद युगीन नाटक। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको पहले से बताया था कि हिंदी नाटकों में प्रसाद एक माइलस्टोन है, एक युग पुरुष है। और जब भी नाट्य साहित्य की चर्चा होगी, अगर हमने उसमें प्रसाद की चर्चा नहीं की तो इसका मतलब यह है कि हमने हिंदी नाटकों को देखा ही नहीं है। इसीलिए आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है और एक प्रकार की सलाह भी है कि यदि हम इस पेपर में अधिकतम अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रसाद को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रसाद युग। जैसा कि हमने पिछली क्लास जो नाटक साहित्य की हुई थी उसमें बात की थी कि हिंदी नाटकों में भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में थोड़ी शिथिलता आ गई थी। वहाँ पर हिंदी नाटकों का उतना उत्कर्ष नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। लेकिन इसके बाद फिर प्रसाद एक क्षेत्र में आते हैं और भारतीय हिंदी नाट्य का युग परिवर्तन कर देते हैं। एक युग पुरुष के रूप में अवतरण होता है जिसने कि हिंदी नाटकों का पूरा कायाकल्प कर दिया। अगर हम समय सीमा की बात करें तो प्रसाद युगीन नाटकों को हम मोटे तौर पर 1918 से 1936 तक का समय दे सकते हैं। हालांकि प्रसाद ने नाट्य साहित्य में लेखन पहले से प्रारंभ कर दिया था। यदि उनके प्रमुख द्विवेदी युगीन नाटकों की बात करें तो सज्जन, कल्याणी, परिणय, राज्यश्री, ये सब द्विवेदी युग की कालखंड में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद का जो समय है वो और उनके जीवन के अंत तक का जो समय है वो प्रसाद एरा में चला जाता है। प्रसाद के आने से पहले हिंदी नाटकों में कहीं तो संस्कृत की छाप थी, संस्कृत नाट्य साहित्य की छाप थी, कहीं पारसी रंगमंच था और कहीं एक तीसरा रंगमंच जो विशुद्ध मनोरंजन के हिसाब से, जो फूहड़ या जिसको कह सकते हैं कि केवल हास्य व्यंग वाला फूहड़ रंगमंच था। तो 3 प्रकार के रंगमंच भारतीय रंगमंच में प्रचलित थे। उस रंगमंच में साहित्यिकता का नितांत अभाव था, क्योंकि संस्कृत आउट ऑफ डेट होने जा रही थी। इसलिए संस्कृत के नाटक या तो अनुदित होते थे या बहुत कम मात्रा में लिखे जा रहे थे और मंच के ऊपर भी कम प्रस्तुत किए जा रहे थे। दूसरा था पारसी रंगमंच, जिनका साहित्यिकता से कोई लेना देना नहीं था। और तीसरी कैटेगरी फूहड़ रंगमंच की थी, उससे सुधी पाठकों का, सुधी दर्शकों का और गंभीर किस्म के दर्शकों का कोई योगदान नहीं था। वे केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाते थे। तो प्रसाद ने इन तीनों प्रकार के नाटकों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। प्रसाद जब इस नाट्य युग में अवतरित हुए तो उन्होंने सबसे पहले गंभीर नाटकों की शुरुआत की। और वो गंभीर नाटक न केवल वस्तु
सौंदर्य के आधार पर या वस्तु के भाव सौंदर्य के आधार पर भी मौलिक होते थे, और दूसरा शैल्पिक जो परिवर्तन हुए उसमें भी प्रसाद ने नई मौलिकता के आयाम प्रस्तुत किए। यदि प्रसाद के नाटकों की हम बात करें तो प्रसाद के जो नाटक थे वो एक प्रकार की मौलिक क्रांति थी। क्यों? क्योंकि इससे पूर्व तक अनुदित नाटकों की परंपरा थी, या तो हम संस्कृत साहित्य के नाटकों का अनुवाद करते थे या फिर हम वेस्टर्न लिटरेचर या पाश्चात्य साहित्य के नाटककारों का हम अनुवाद करते थे। लेकिन प्रसाद ने हिंदी नाटकों में स्वस्थ मौलिक नाट्य लेखन की परंपरा को विकसित कर दिया। प्रसाद का जो ताकत थी, प्रसाद के नाटकों की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो ये थी कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के उज्जवल अध्याय को प्रस्तुत किया। उनके नाटक ऐतिहासिक हैं और सांस्कृतिक विषय बोध वाले हैं, लेकिन उन नाटकों के माध्यम से उन्होंने नए प्रश्न दर्शकों के समक्ष रखे। वो हमारी सांस्कृतिक विरासत में मिली हुई समस्याओं को उजागर करते हैं, लेकिन उसके हल आज के युग में ढूंढते हैं। तो प्रसाद ने न केवल भारतीय संस्कृति को, भारतीय वैभव को पुनर्जीवित करने की प्रयास किया, बल्कि उसके माध्यम से एक उदात्त विषय वस्तु दर्शकों के सामने रखी। यदि हम बात करें प्रसाद के नाटकों में, तो प्रसाद के नाटकों में एक अलग किस्म का राष्ट्रवाद है, एक अलग किस्म का मानवतावाद है, एक अलग किस्म का नैतिकतावाद है और एक अलग किस्म का सौंदर्य है। चूंकि ये सब हम जानते हैं साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते कि प्रसाद मौलिक रूप से मूलतः कवि थे, तो एक कवि की जो प्रतिभा है कि वो जड़ चेतन के सौंदर्य को अपनी अंतर्मन की आंखों से परख लेता है, तो प्रसाद ने हमारे सांस्कृतिक सौंदर्य को एक नए आभा के रूप में, एक नए विचारों के साथ हमारे दर्शकों के सामने रखा। प्रसाद के नाटक मूलतः आदर्शवादी हैं, लेकिन आदर्शवादी होते हुए भी उनमें कहीं न कहीं यथार्थ जीवन का कड़वा सच भी है। तो हम पूर्णतः उनको नए यथार्थवादी कह सकते हैं और नहीं आदर्शवादी, अर्थात वो प्रेमचंद परंपरा के हैं। प्रेमचंद जहाँ आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को जीवित करते हैं, वैसा ही कार्य प्रसाद ने भी किया है। प्रसाद के जो नाटक थे उनमें जो प्रारंभिक नाटक थे वो द्विवेदी युग में आते हैं, और चूंकि हम इस समय हम बात कर रहे हैं केवल विशुद्ध रूप से प्रसाद काल में लिखे गए नाटकों की, तो उनमें आता है विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, और उनका जो अंतिम नाटक था वो था ध्रुव स्वामिनी। हालांकि ये सभी नाटक गद्य में ही लिखे गए लगभग, लेकिन अगर हम एक घूंट की बात करें तो एक घूंट नाटक जो है वो एक काव्य नाटक के रूप में सामने आता है। यदि हम प्रसाद को समग्रता से देखें तो प्रसाद वे कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य में हमारे उज्जवल पक्ष को नाट्य रूपांतरित रूप में रख दिया। तो ये उनकी एक ताकत थी। वो एक बड़े कलाकार थे जो कवि होते हुए भी हमारी सांस्कृतिक गरिमा को उतनी ही गहराई से, उतनी ही शिद्दत के साथ रंगमंच पर लाने की जिसने कोशिश की है। यदि हम प्रसाद की विषय वस्तु के बारे में बात करें तो उनकी विषय वस्तु ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है, उसका एक अलग किस्म का सौंदर्य है, अलग किस्म का भाव है, एक नैतिकता, सच्चाई और वैष्णव संस्कारों से युक्त उनकी रचनाएं होती है। अगर हम उनके शिल्प की बात करें तो शिल्प सौंदर्य में वो एक कवि के रूप में सामने आते हैं। हम उनके नाटकों को बिल्कुल उसी कलेवर में पाते हैं कि मानो एक हम काव्य रचना पढ़ रहे हो, लेकिन वो नाटकों को एक गंभीर भाषा प्रदान करते हैं। ये प्रसाद की एक ताकत है कि वो नाट्य के अंदर भी काव्य का सृजन करते हैं और काव्य के अंदर भी नाट्य सृजन कर देते हैं। इसके अलावा प्रसाद के नाटकों पर बहुत बार ये आक्षेप लगाया जाता है
कि प्रसाद के नाटक रंगमंच के लिए नहीं बने थे, उनमें रंगमंचीय सफलता के चिन्ह नहीं है, या जब उनको मंच के ऊपर प्रस्तुत किया जाता है तो बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। लेकिन हमारे पुराने आलोचकों ने काफ़ी इसके बारे में बात की है कि प्रसाद के नाटक रंगमंच के लिए नहीं होते थे, लेकिन आज परिदृश्य चेंज हो गए हैं। आज रंगमंच पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे आ गए हैं, रंगमंच पर डिजिटलाइजेशन का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। तो आज वह बात कि प्रसाद के नाटक रंगमंच के अनुकूल नहीं है, ये बात गले नहीं उतरती, क्योंकि दिल्ली में मिरांडा हाउस, आपका जवाहर कला केंद्र जयपुर में, या और भी देश विदेश में जितने भी मंच हैं जिसमें नाटकों का मंचन किया जाता है, उस पर प्रसाद के नाटकों का भव्य मंचन किया जा चुका है और किया जा रहा है। इसलिए यह बात कि प्रसाद के नाटक मंच के अनुकूल नहीं है, ये हम एक सिरे से खारिज कर सकते हैं। हाँ, उस समय जिस समय प्रसाद ने नाटक लिखे या बाद के समय में कुछ दशकों में जब मंच पर सुविधाएं नहीं होती थी, तो प्रसाद के नाटक कुछ दुरूह होते थे उनको प्रस्तुत करना। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो प्रसाद के नाटक उतने ही जीवंत हैं, उतने ही मज़ेदार है कि वो अपने पूरे वैभव के साथ मंच के ऊपर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रसाद युगीन अन्य नाटककारों की। तो प्रसाद के साथ साथ उस समय जो साहित्यकार इस दौर में जिन्होंने नाटकों का लेखन किया और भारतीय हिंदी नाट्य साहित्य को एक गरिमा दी, एक ऊंचाई दी, उनमें हरिकृष्ण प्रेमी, जिनके पाताल विजय, रक्षाबंधन, प्रतिशोध आदि नाटक चर्चित हुए। इसके बाद रामनरेश त्रिपाठी, जिन्होंने सुभद्रा नामक एक नाटक लिखा जो कि काफ़ी चर्चित हुआ, किशोरीदास वाजपेयी, स्वयं प्रेमचंद, और भी इस दौर में बहुत सारे नाटककार थे जिनके नाटक न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से अपितु रंगमंचीय दृष्टिकोण से भी काफ़ी चर्चित हुए, और यदा कदा आज भी इन नाटकों का मंचन किया जा रहा है। और इन नाटकों ने हिंदी नाट्य साहित्य को काफ़ी गरिमा प्रदान की। तो यह जो युग है, ये वास्तव में प्रसाद का जो काल है, प्रसाद का जो दौर है, यह हिंदी नाट्य साहित्य का एक स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इसके बारे में हमें बहुत गंभीरता से मनन करने की आवश्यकता है और अध्ययन करने की आवश्यकता है, ताकि हम प्रसाद को मुकम्मल रूप से पढ़ पाएँ, उनके नाट्य की दृष्टि को समझ पाएँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।